पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई, जिन्होंने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है। सीएम ने साफ कहा है कि गांवों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हैं। इसके लिए गांवों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं वे पर्वतीय शैली में बनाए जाएं, जिसमें उत्तराखंड की विरासत की झलक हो। पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए ताकि उनका ग्राम पंचायतों से पूर्णतः उपयोग हो सके। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी की यह समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रत्येक विकास खंड के 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही ग्राम चौपालों के आयोजन में उच्चाधिकारियों को भी शामिल होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि गांवों के समूचे और सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, यही उनका मकसद है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अब 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार इस सत्र का आयोजन गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र का समय और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। तभी से सत्र संपन्न कराने की तैयारियां लगातार चल रही थी। सीएम धामी ने तारीख आखिरकार तय कर दी है। शासन की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 21 अगस्त को अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही इस दिन औपचारिक कार्य और विधायी कार्य होंगे। तो वहीं 22 अगस्त की बात करें तो विधायी कार्य और 23 अगस्त की बात करें तो विधायी कार्य और असरकारी कार्य किए जाएंगे। तेईस अगस्त तक गैरसैंण में मॉनसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो आखिरकार जिस बात पर संदेह जाहिर किया जा रहा था कि आखिर कब मॉनसून सत्र शुरू होगा, जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी, उस पर विराम लग गया। 21 अगस्त को तारीख की घोषणा कर दी गई है और अब 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त यानी कि इन 3 दिनों तक उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। वहीं सुबह शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लगातार उत्तराखंड जिस तरह से मौसम के चौतरफा मार को झेल रहा है, एक तरफ भूस्खलन तो दूसरी तरफ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने आवास से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से वार्ता की और इसके बाद दिशा निर्देश जारी किए कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, यह सुनिश्चित करे और जो भी बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं उसमें तेजी लाएं। जनपद पौड़ी में बढ़ रहे वन्य जीवों के हमलों को रोकने के लिए गढ़वाल वन विभाग पौड़ी की ओर से शहर के बीआर मॉडर्न स्कूल में कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। गढ़वाल वन विभाग पौड़ी के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वन्य जीवों के साथ बढ़ रहे मानव संघर्ष को रोकने के लिए हमें स्वयं भी जागरूक रहना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जिन स्थानों पर रहते हैं उन जगहों के आसपास स्वच्छता सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही घरों के चारों तरफ
लाइट्स की भी उचित व्यवस्था की जाए। कभी भी जंगलों की तरफ जाएं तो झुंड में ही जाएं और साथ ही देर शाम होने के बाद पालतू जानवरों और छोटे बच्चों को घरों के अंदर रखें। यह कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हम सभी लोगों को बरतनी चाहिए, तभी हम वन्य जीवों से होने वाली घटनाओं पर अंकुश पाने में कामयाब हो सकेंगे। पौड़ी जनपद की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव जनपद में से एक है, जिसमें लेपर्ड्स के कंटिन्यूस अटैक होते हैं। अगर इसको हम लोग एनालाइज करें तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो बच्चे हैं। तो इसी को देखते हुए एक लेपर्ड फ्रेंडली स्कूल गुलदारपुर दगड़िया लिविंग विथ लेपर्ड्स कार्यक्रम के तहत आज जो है बीआर मॉडर्न स्कूल में इसका जो है शुभारंभ किया गया। इसके तहत जनपद के 100 स्कूल्स जिसमें टोटल 15,000 बच्चे हैं, इनको टारगेट किया जाएगा और इनको जो है अवेयर किया जाएगा कि कैसे हम लोग हमारे डेली प्रैक्टिसेस में आवश्यक परिवर्तन करें, जैसे रात में घरों से बाहर ना निकले, अनसुपरवाइज्ड बिना पेरेंट्स के साथ अंधेरे में बाहर ना जाए, घरों के आसपास सफाई रखे, समुचित प्रकाश की व्यवस्था रखे, कूड़े का व्यवस्थापन ठीक से करे, ताकि जो है ये घटनाएं जो है इसमें कमी आ सके। रजिस्ट्री कराने के दौरान हुए बदलावों का विरोध बार एसोसिएशन देहरादून ने चौथे दिन भी जारी रखा है। दरअसल अब रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें रजिस्ट्री में शामिल लोगों के नाम और ईमेल आईडी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को लेकर बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि क्योंकि इस प्रक्रिया से वकीलों के कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बार एसोसिएशन सचिव का भी कहना है कि रजिस्ट्री ऑनलाइन की इस पूरी प्रक्रिया के जरिए स्टैंप वेंडर को बाहर कर दिया गया है और भविष्य में अधिवक्ताओं को भी बाहर किया जा रहा है, इसलिए हमने रजिस्ट्री कार्यालय का बहिष्कार किया है। तर्कसंगत है। सरकार कोई भी निर्णय करती है, हमारा भविष्य तय कर रही है, पर हमसे बात नहीं कर रही है, ना हमसे पूछ रही है, ना हमें बता रही है। अभी एक दिलीप जावलकर साहब का एक हमारे पास 2 दिन पहले पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं ऑनलाइन का मतलब। उन्होंने पहली प्रक्रिया उसको शुरू करी है कि आप उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिए। फ़ोन नंबर मेरा पर्सनल होता है, आप ऐसा आदेश कोई नहीं कर सकते कि मैं अपना फ़ोन नंबर उसमें दे दूँ, मेरे फ्रॉड बढ़ेंगे। मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड है वो, और रजिस्ट्री तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्री की तरफ पहला कदम है सरकार का, और इस प्रक्रिया से वकीलों को बाहर करना चाहती है सरकार। हम इस बात को समझते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है। हमारा तो कहना है ये कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री करना चाहते हैं, आए ना, पब्लिक को दिखाएं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है, ऐसे ये सेफ है। आपके आधार कार्ड और आपके फ़ोन नंबर ऐसे हम सेफ रखेंगे। करें ना एग्रीमेंट हमारे साथ, हमें बताएं ना कि हमारे साथ आगे कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है हमारे को फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी देने के लिए, और कुछ भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जलभराव जैसे मामले को देखते हुए अब शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सेफ्टी ऑडिट शुरू होने वाला है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हालांकि हमारे पूर्व में भी समय समय पर सेफ्टी ऑडिट होते रहे हैं, बावजूद इसके अब हम इसे एक व्यवस्थित तौर पर करेंगे और इन सेफ्टी ऑडिट से अस्पताल की 3 बड़ी बिल्डिंग, ओपीडी, इमरजेंसी बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, तीनों के इंचार्ज अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे ऑडिट के दौरान मालूम हो सकेगा कि कहां सेफ्टी में कमी है और उसको तत्काल किस तरह ठीक किया जा सके। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में और आसपास के एरिया में काफ़ी बिल्डिंग को लेकर प्रॉब्लम सामने आई है। तो पहले भी हम लोग इस तरह के बिल्डिंग सेफ्टी मेजर को लेकर राउंड्स वगैरह करते रहे हैं, लेकिन अब एक हमने पेपर के तौर पर कि बिल्कुल हम इस चीज़ को हम अपना एक नोटिफाई भी करें और हमारे पास रिकॉर्ड भी रहे। तो एक कवायद शुरू की है कि एक बहुत डिटेल एक सेफ्टी राउंड बहुत जल्दी आजकल में हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें इसके 2 फायदे हैं कि एक तो सेफ्टी मेजर्स हमारे बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो हमें मालूम पड़ जाएगा, और दूसरा कोई कमी अगर है तो वो भी हम लोग को जिससे बहुत जल्दी शीघ्र ही ठीक कराने का एक प्रयत्न रहेगा। लेकिन जो हमारी जैसे देखा आपने 3 बिल्डिंग है, ये एक ओपीडी बिल्डिंग है, इसमें भी करीब 5 से 6 हज़ार आदमी डेली और इससे ज़्यादा ही डेली आता है, तो एक कोई रिस्क तो नहीं है। और हमारी ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग भी है, जहाँ भी लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी रोज ऊपर नीचे होता है वहाँ।
और जो एक पुरानी बिल्डिंग है हमारी पुरानी मेन अस्पताल की, तीनों के इंचार्जेस बनाए गए हैं जो कि एक वीकली बेसिस पर, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर वो लोग करते रहे हैं, लेकिन अब पेपर के तौर पर उनको हमें सबमिट करना होगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे बिल्कुल त्वरित तौर पर ठीक कर सकें। पशुपालन और गन्ना विकास के साथ चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल का निरीक्षण किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर विधायक आदेश चौहान, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुगर मिल का निरीक्षण कर चीनी मिल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 31 अक्टूबर तक मिल को सुचारू रूप से शुरू कर मिल का ट्रायल शुरू किया जाए, ऐसे बाबत कहा गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके, उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीजन से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी, कुछ एक दो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने कोशिश यही करी कि हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीजन आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फायदा मिल सके। मैंने इनको सख्त निर्देश दिया है कि जितनी भी फैसिलिटी किसान भाइयों के लिए यहाँ पर शुरू करी गई थी, चाहे वो स्वच्छ पेयजल की हो, चाहे वो उनके ठहरने की हो, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, चाहे वो यहाँ पर कंबल की व्यवस्था हो, चाहे वो यहाँ पर पंचर रिपेयर करने वाले की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किसानों को मिलनी चाहिए। उनको मिल के अंदर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज तेज बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। केदार घाटी में तेज बारिश होने से रात्रि को लिंचोली भीमबली के बीच 2 स्थानों पर बादल फटने से भारी भूस्खलन होने की सूचना मिली है, जिससे पैदल मार्ग पर बने 2 पुलियों के बह जाने समेत कई स्थानों पर पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना आ रही है। वहीं बादल फटने और भूस्खलन होने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे गौरीकुंड और सोनप्रयाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोनप्रयाग पार्किंग और गौरीकुंड में तृप्त कुंड से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। विभिन्न पड़ावों पर फंसे तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बल लगातार कार्य कर रहे हैं। हर स्तर पर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जितने सारे प्रयास हैं वो सब किए जा रहे हैं। बाईस जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें करोड़ों लोगों ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। यात्रा सकुशल संपन्न होने पर आईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने उत्तराखंड पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा 4 करोड़ 50 लाख से अधिक कांवड़ियों ने इस पौराणिक कांवड़ यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए हरिद्वार से गंगा जल भरा है। इस दौरान कुछ को छोड़कर कानून व्यवस्था बेहद आयोजित की गई थी। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिसे सुधारने की प्रक्रिया की गई। इसके साथ ही उन्होंने भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त होने पर कांवड़ से समस्त अधिकारी और कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया है। वैसे 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी, लेकिन
कावड़िए 1 जुलाई से आना शुरू हो गए, जो राजस्थान और दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो वाहनों से आना है, ये आपका 22 तारीख से शुभारंभ हुआ था और लगभग आज ये जो है, अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार कावड़ जो है, जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के, अभी भी जा ही रहे वापस। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है। ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, तो शाम को ही हम बता पाएंगे टोटल कितने कावड़ यात्रियों के द्वारा इस बार यहाँ से आके जल चढ़ाया गया। तो कुछ एक घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कावड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बागेश्वर में एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष पर प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने के विरोध में एनएसयूआई चमोली के जिलाध्यक्ष आयुष नेगी के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्यमंत्री धामी का पुतला दहन किया और उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि यदि छात्र संघ अध्यक्ष को रिहा नहीं किया गया तो एनएसयूआई सड़कों पर आंदोलन करेगी। छात्रों ने कहा कि बागेश्वर में हुए घटना को पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया गया है। कर्णप्रयाग महाविद्यालय, पीजी कॉलेज गोपेश्वर सहित जिले के तमाम कॉलेजों में लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए। बागेश्वर में जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जो कि बिना अनुमति के था, उसके संबंध में जब छात्र संघ अध्यक्ष ने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से वार्ता की, तो उन्हें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्यक्रम की कोई भी अनुमति महाविद्यालय से नहीं ली गई है, जिसका कि छात्र संघ अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भाई कमलेश गढ़िया द्वारा विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के कुछ गुंडे तथा भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं तथा अपना सत्ता बल का प्रयोग करते हुए उन पर कार्यवाही करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करते हैं, जिसका कि एनएसयूआई चमोली पूर्ण रूप से विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो जल्द से जल्द छात्र संघ अध्यक्ष भाई राहुल कुमार और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बागेश्वर भाई कमलेश गढ़िया की रिहाई की मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने लोगों से बातचीत की, आप भी देखिए। दिल्ली में कोचिंग सेंटर से जुड़ी हुई घटना जैसे ही सामने आई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वहीं जब हम उत्तराखंड की बात करें और खासतौर पर जब हम देहरादून की बात करें, तो देहरादून एक एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। खासतौर पर अगर मैं जिस जगह अभी खड़ा हूँ, डीएवी कॉलेज इस जगह की पूरी जो है यहाँ पर एक अगर कहें तो लैंडमार्क है और इसके आसपास दुनिया भर के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि बच्चों को अलग अलग पढ़ाई करवाते हैं। फिर चाहे सरकारी जो आने वाले जो कंपटीशन होते हैं उनकी तैयारी कराना हो, एनडीए के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सीडीएस या फिर हम करें यूपीएससी की बात, तो यहाँ पर सभी के जो है यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद हैं। और अब अगर हम बात करें कि जिस तरह से दिल्ली की घटना हुई, तो उसको लेकर प्रदेश सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में ये सब तय होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बच्चों को अपने पास रखते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कैसी सुविधा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बेसमेंट में जो है उनकी क्लासेस चल रहे हैं या बेसमेंट में बच्चे रह रहे हो। इसके साथ ही कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो है वहां पर कि बच्चे जहां पर परेशान नजर आ रहे हो। और जब हम एमडीडीए की बात करें, क्योंकि संबंधित जो विभाग है उसमें से एक विभाग है एमडीडीए, तो एमडीडीए के जो वीसी हैं बंशीधर तिवारी, उन्होंने भी सीधे तौर पर जो है वो कह दिया है कि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, किसी भी तरह से किसी भी घटना से बचा जाए, आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो जाए, तो उसको लेकर हम बहुत ही संवेदनशील हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जितने भी इंस्टीट्यूट हैं कि आप लोगों के यहाँ सुविधा कैसी है। और देहरादून एक एजुकेशन हब है, वहां पर अगर हम बात करें, अगर इस जगह की हम बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से देश भर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो उन्हें एक बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं, वो घटनाएं सामने न आए, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जो ये घटना घटित हुई है कोचिंग सेंटर में दिल्ली में, जो घटना घटित हुई है बेसमेंट में, वो बहुत ही दुखद है।
इसके लिए मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार कहाँ सोई हुई है, कान में तेल डालकर सोई है। जब पानी भर जाता है, बरसात हो जाती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है, तब सरकार की आंख खुलती है। मैं तो ये सरकार से ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। कृपया अपना कान का तेल निकालकर जागें और देखें कि क्या हमारे क्षेत्र में, रुद्रपुर क्षेत्र में या उत्तराखंड क्षेत्र में, जहां जहां बेसमेंट में कोई इस तरह की क्लासेस चल रही हैं, सबको बंद कराया जाए। सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चों का या ऐसी कोई अचानक कभी जल भराव हो जाता है, कभी कोई गैस रिसाव हो जाता है, उससे दुर्घटना होती है। तो इस वजह से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलने चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, छापेमारी और इसको विस्तृत रूप देना चाहिए पूरी तरह से। हमारे रुद्रपुर क्षेत्र क्या, पूरा उधम सिंह नगर, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां बेसमेंट में क्लासेस चल रही है, सब में क्लासेस बंद होनी चाहिए। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।